नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेके आ चुके हैं। देखिए 40 प्रश्नों का ये सेट होता है, चाहे वो यूपीएसआई, यूपी बीएड, लेखपाल, वीडियो, बहुत सारे जो एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के पेपर से हम छांट करके लेके आते हैं और बार बार एग्ज़ाम में जो पूछे गए हिंदी के प्रश्न उन्हीं पर हम बनाते हैं। 40 से प्रश्नों का सेट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है कि कितने सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं। 40 क्वेश्चन में से आप बताइएगा लास्ट में कि इस सेट में से आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। साथ ही साथ पेशेंस के साथ देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलता हूं और आराम आराम से चीज़ों को समझाता हूं, जिससे आप एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। पूरा सेट एक बार देख करके देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्वची है। आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि समुद्र का पर्वची कौन सा है। जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं याद है थोड़ा सा वेट करिए, मैं बताता हूँ कैसे इसका आंसर होगा और क्यों होगा ये भी। तो देखिए समुद्र का पर्वची आप सभी लोगों को याद होगा। देखिए आपका रत्नाकर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है नरपति दिया है, लेकिन निर्धि होता है तो निर्धि होना चाहिए, तो यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ एक ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रत्नाकर, जो कि आपका समुद्र का पर्वची है। बाकी जो है दोस्तों ये आपका समुद्र आप जो है पर्वची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं, मतलब संधि के प्रकार कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए अगर संधि के प्रकार जाएंगे खोजने ना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ध्यान देना यह है कि आपको मुख्य जो प्रकार है उन्हीं को बताना है। यानी यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वर, जो लोग लिखना चाहें मतलब स्वर संधि, ठीक है। दूसरा जो होता है व्यंजन, जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो विसर्ग होता है, ठीक है। तो ये 3 आपके मुख्य प्रकार होते हैं। अब स्वर में भी आपके बढ़ जाएंगे, तो ऐसे नहीं, आपको बस यहाँ पर प्रकार भेद बताना था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है बताएं, जिन लोगों को याद है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए इसमें जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है, मैं आपको ट्रिक बताया था। उपसर्ग यानी आगे लगा रहेगा और प्रत्यय यानी कि पीछे लगा रहेगा। तो आगे लगा है ध्वनि के प्रतिध्वनि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रति जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारज किस प्रकार का शब्द है। कारज जो है ये किस प्रकार का शब्द है, जिन लोगों को याद है बता सकते हैं क्या है कारज। तो देखिए कारज जो है एक अर्ध तत्सम है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारज जो है ये एक अर्ध तत्सम है। अब अर्ध तत्सम क्या होता है, तो देखिए तत्सम मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि संस्कृत से ज्यों का त्यों जो उतर जाएगा वो रहेगा तत्सम। अब इससे चेंज होके हिंदी में या कुछ अलग बन जाएगा, वो हो जाता है तद्भव, ठीक है, कुछ बिगड़ जाता है। तो इसके बीच एक टूट फूट की अवस्था होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ मान लीजिए ये ए है, तो जब ये बी बन रहा है तो कुछ बदल करके फिर बदल रहा होगा, या बीच का जो अवस्था होता है, मान लीजिए बी ही बन रहा है तो बीच का जो अवस्था है वही है अर्ध तत्सम। समझ में आ गया। तो कारज जो है ये आपका अर्ध तत्सम का शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए धर्म है, ठीक है, तो धर्म का जो है ना लिख सकता है धर्म, ठीक है, तो ये भी आपका यही हो जाएगा। ऐसे ही कर्म को लिखा कर्म, वैसे ही कार्य को कारज, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आपके ऑप्शन और भी मिल सकते हैं, हो सकता है धर्म या फिर आपका कर्म ऐसे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का जो है ये कौन सी संज्ञा है बताइए। तो देखिए ये जो है संज्ञा जो है ये है आपका एक ग्रुप को दर्शाता है। अगर लड़का की बात करें तो आपको एक पर्टिकुलर लड़के की तो बात नहीं कर रहा है। लड़का जो है लड़के का एक ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब ये मैं ग्रुप नहीं कर रहा हूँ, एक जाति हो गया, ये जाति वाचक जो है संज्ञा है, ठीक है। यानी अगर मैं लड़कों को मान बात कर रहा हूँ कि लड़के बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, तो सभी लड़कों की मैंने बात कर दिया एक ही शब्द में, एक ही संज्ञा दे करके, तो ये जातिवाचक पूरे लड़कों की बात कर रहा है, ठीक है। लड़कियों की तो वो भी आपका जातिवाचक, तो ऐसे आप जाति को पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बताइए।
देखिए प्रयोग या रूप, ठीक है, दोनों एक ही है। प्रयोग या रूप के आधार पर जो है शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है विकारी या अविकारी, विकारी, और एक आपका हो जाएगा अविकारी। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें मैं लिख नहीं पाता हूँ अच्छे से, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ। विकारी और अविकारी दो भेद होते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके पार्टीशन आगे जैसे एग्जाम्पल्स में बताएगा कि जो विकारी हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि हैं, अविकारी जो है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक आदि हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना जो है, देखिए इस क्वेश्चन को हम करा रखे हैं पहले ही, अभी जो सेट बनाया था उसमें था। मैं कहता हूँ कि ये जो है ना घुमा फिरा के आएगा। मान लीजिए एक बार आ गया कि आपके लिए कि गजट में क्या होता है, या फिर जो है स्थानांतरण या नियुक्ति जो होते हैं वो क्या कहते हैं, ये जो सीओ होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो गजिस्ट्रेट अधिकारी होते हैं, तो ये राजपत्रित अधिकारी, हाँ हिंदी में। तो ये जो अगर इनका रहेगा तो ये कहाँ पर प्रकाशित होता है, तो वो अधिसूचना निकलता है, ये प्रकाशित होता है। ऐसे करके पूछेगा जरूर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका गजट में, सरकारी गजट में ये जो है प्रकाशित होता है। और क्यों होता है, इसमें आपका देखिए अधिसूचना जो है ये, इसमें जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण, जो भी ये सब होता है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा नहीं है सरल शब्द का विलोम, ठीक है, बताइए। तो देखिए विलोम जो है ना इसके बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, कठिन दिया ही है, आपका कुटिल दिया ही है, और आपका वक्र भी दिया है। बाकी जो नहीं है वो है निरर्थक, ठीक है, सार्थक का निरर्थक होता है, तो ये नहीं है, तो नहीं है ही पूछा है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, बताइए जिन लोगों को याद है। रचना के आधार पर मैंने इसको भी बता रखा है कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आप सभी लोगों को याद होगा, अभी पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया, मैं बोल रहा हूँ यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा। 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो होता है वो होता है आपका सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। यही 3 आपके यहाँ पर होते हैं, इन्हीं का ये पूछा है रचना के आधार पर, तो 3 याद रखिएगा, सरल, मिश्र और संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे कोई पाठ है, ठीक है, मान ली लिखा है राम है जाता है, इसे पूरा एकदम कहानी खत्म कर रहा है, राम से हम कुछ भी लिख करके, तो इसका जब संक्षेपण लिखेंगे ना तो याद रखिएगा कि 1/3 संक्षेपण रहना चाहिए। ये याद रखना है हमेशा आपको, ठीक है। संक्षेपण जो लिखते हैं वो जो मूल पाठ है, जो आपका पाठ है, इसका जब छोटा करके जब हम लिखेंगे तो इसको हम 1/3 में निपटाने का जो है प्रयास करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता हो उसे क्या कहते हैं, मतलब उसको क्या कहेंगे वो बताना है। तो अगर आपने पढ़ा है तो सीधा सीधा ये जो पूर्वापर संबंध वाला बात कर रहा है, या संज्ञा के बदले में कौन सा आता है, आप जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा ही यही है, ठीक है। जैसे राम श्याम था तो उसमें मैं, तू, आप, वह, यह, ये सब लगा देगा, तो वो हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, बताइए जिन लोगों को याद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो देखिए स्थायी भाव जो है रति है, रति, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए श्रृंगार जो रस है इसके भेद जो है वो 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। एक होता है संयोग, इसमें आदमी खूब खुश होकर के बताएगा, मतलब दोनों में मतलब सुंदरता ही रहेगी, और एक वियोग रहता है, मतलब एक दर्द रहेगा उसमें और उसकी सुंदरता बताई जाएगी। तो एक संयोग और एक वियोग, श्रृंगार रस के 2 भेद, ये भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दीर्घ स्वर है, आपको बताना है दीर्घ स्वर कौन सा है इनमें से। तो
तो देखिए मैंने आप सभी लोगों को बताया था, देखिए गुरु स्वर बोलेगा या दीर्घ स्वर बोलेगा, मतलब ये होता है कि बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला मतलब ई प्लस ई करेंगे तो कौन सा होगा, बड़ा ई हो जाएगा। और उसके बाद अ प्लस अ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऊ और ऊ को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिल जाएगा। तो ये सब जो है दीर्घ स्वर हैं। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ ई ही यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है ना, यहाँ पर य र ल व होते हैं, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर है, व है। य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए उच्चारण अगर आप करना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन होते कौन है, तो आपको जो भी व्यंजन रहेगा उसको दोस्तों मुख में बहुत ही संकुचित हो जाता है और वायु स्वरों के समान, ठीक है, बीच से निकल जाती है। उन्हें जो है मतलब पकड़ना चाहेंगे तो ऐसे पकड़ सकते हैं, या फिर आप याद कर लीजिए कि 4 होते हैं, य र ल व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में आपको अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है ये बताना है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए अल्प प्राण व्यंजन मैंने आपको बताया था कि व्यंजन का जो है आपका पहला, तीसरा और पांचवा जो है ये अल्प प्राण होता है, ठीक है, ठीक है। महाप्राण अल्प प्राण होता है, फिर उसका दूसरा चौथा ये सब आपका महाप्राण होता है। देखिए ये जो पहला है तो क इसमें दिया नहीं है, ठीक है। ख दिया है तो ख होता नहीं है दूसरा। तीसरा देखिए ग दिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण कौन सा है बताइए, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए घोष जो वर्ण होता है वो होता है, वो भी याद कर लीजिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो तीसरा यानी क ख ग रहेगा ना, तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा घोष वर्ण, ठीक है। ग हो जाएगा, घ हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैसा कौन सा है, अगर च से स्टार्ट करें तो च, छ और ज, तीसरा आ रहा है तो तीसरा आ रहा है तो इसको कर दीजिए। च होगा नहीं, क होगा नहीं, ट भी स्टार्टिंग है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। निम्न में ओष्ठ्य वर्ण इनमें से कौन सा है बताइए। तो उच्चारण के स्थान से पकड़ सकते हैं। देखिए मतलब ओठ का उपयोग किस में होगा, अ में होगा नहीं, आ में होगा नहीं, ई में नहीं, ऊ में हो रहा है, देखिए ऊ। तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ किसी भी टीचर को समझना हो, पेशेंस के साथ थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको एक एक चीज़ में बता दूंगा पकड़ने का, कैसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा नंबर आप ला सकते हैं हिंदी में। 1-2 नंबर इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द जो है इनमें से कौन सा है। ये योगरूढ़ जो शब्द है वो है जलज, ठीक है, जलज। यहाँ पे ये जो है ना जल प्लस ज जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे जैसे आपका पंख, जिसे देखिए रहेगा कुछ और उसमें एक जोड़ देगा ना तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। यानी आपका हो जाए, जैसे आपका है पंकज हो गया तो जलज हो गया। तो ये सब जो है आप लास्ट में पंख मतलब कीचड़, फिर उसके बाद प्लस ज कर देंगे तो आपका हो जाएगा कमल। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा जोड़ करके कुछ और यहाँ पर बना देगा। और यहाँ पर जो है रहेगा आपका यौगिक शब्द, लेकिन आपको समान अर्थ प्रकट नहीं करेगा। मतलब कि ये नहीं कि जल है, ज जोड़ दिए तो जल से ही मतलब कुछ आए, अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका कि महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद सही से ही आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं महोत्सव का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए महाधन उत्सव होता है, तो महाधन उत्सव किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। महाधन उत्सव यानी महोत्सव, ये हो जाए आपका गुण संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है बताइए। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो ये है आपका
कौन सा, बैलगाड़ी, यानी बैलों की गाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, संबंध समास है, लेकिन यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास ऑप्शन के हिसाब से मारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन में उपसर्ग है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए गमन के आगे आ लग गया है, ठीक है, देख रहे हैं आपको, मैंने आपको उपसर्ग यानी आगे, प्रत्यय यानी पीछे लगेगा, तो आगे लग रहा है आगमन, आ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोईया में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे, पीछे जो लगा रहेगा, ठीक है, तो कौन सा लगा है? रसोईया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए देख करके। ईया, ईया लगा हुआ है ना, रसोईया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए मैंने आपको समझाया था, तत्सम यानी संस्कृत वाला, ज्यों का त्यों, और तद्भव मतलब कुछ चेंज हुआ होगा, बताइए। देखिए ये आपका जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका मतलब खेत होता है, तो ये जो है आपका यहाँ पर तत्सम है। बाकी यहाँ पर गधा, गाय, घर, ये गृह बोलते हैं, या पर गो बोलते हैं, या फिर गधे को जो है यहाँ पर जो है गर्दभ बोलते हैं, तो ये सब जो है इसके तत्सम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सब तद्भव है, क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब आपको अब आपको हिंदी वाला बताना है, तो ये तो हम पहले बता भी चुके हैं, प्रीवियस ईयर के सेट में था ये। तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा जीव, जीव जो है ना ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम जीवहा होता है, ठीक है, जीवहा लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते रहिए दोस्तों कि आप कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने ईमानदारी के साथ बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, कौन सा शब्द है जो कि देशज शब्द है, बताइए कौन सा शब्द है निम्न में से जो कि देशज शब्द है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका देशज है वो है कटोरा। देखिए देशज की परिभाषा थोड़ा जान लीजिए। देशज की परिभाषा यही होती है कि इसका स्रोत नहीं पता चलता है, वो शब्द जिसका स्रोत ठीक पता नहीं चल पाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पकड़िए, चलिए हिंदी की तो परिभाषा हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से पकड़ेंगे ना तो जो भोजपुरी या उसके आसपास का वर्ड ही होता है, मैंने अधिकतर देखा है, कोई मान लीजिए हो सकता है इधर उधर, लेकिन मैंने देखा है कि जो भोजपुरी में जो चीज़ें यूज होती हैं लगभग वैसे ही देखने को मिलता है देशज वाला, ठीक है। मतलब खाटी, भोजपुरी छोड़िए, खाटी टाइप की जो भाषा होता है वो उसी में ही मिला। जैसे आपका किलक मैंने बताया था, वैसे कटोरा देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, विदेशी बताइए कौन सा शब्द है जो कि विदेशी है। विदेशी कौन सा, इसमें टिकट आपको दिखाई दे रहा है, टिकट जो है ये आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है निम्न में। तो देखिए ये सब क्वालिटीज़ बता रहे हैं, हरा, पतला, गहरा, ये सब, ठीक है। सभा जो है ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। सभा गई, सभा बुलाई गई, सभा ने ये फैसला दिया, तो सभा यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा इनमें से सर्वनाम है वो बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया था सर्वनाम में क्या होता है। सर्वनाम ये होता है कि संज्ञा के जगह पर, संज्ञा के जगह पर जो है आप उसको रखेंगे। तो यहाँ पर कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम तो है, ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन जो है यहाँ पर सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आपको बताना है क्या विशेषण शब्द, कौन सा विशेषण शब्द है बताइए। विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए विशेषण जो है इसमें से आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उचित, ठीक है। आप में लड़कपन है, ठीक है, तो ये विशेषण नहीं लगा सकते। कठोरता है, ठीक है, आप जो है ऐसे आप घबराहट है, तो ये सब नहीं होगा। देखिए आपने उचित काम किया, तो काम का विशेषण हो गया ना। आपने जो है सही निर्णय लिया, तो आप, या फिर उचित, सॉरी उचित का यूज़ करना, तो उचित निर्णय लिया, तो उचित यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, समझ रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए प्रेरणार्थक जो इसमें है वो है आपका उठना, ये तो खुद कर रहा है, चमकना ये भी खुद रहा है, दे रहा है खुद, गिराना, समझ रहे हैं, गिराना जो है ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अव्यय है, इनमें से अव्यय कौन सा है बताइए, निम्न में अव्यय इनमें से कौन सा है। तो अव्यय जो है रीतिवाचक वाला, ये पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, अव्यय है, बाकी ये सब नाम दिख रहा है। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है बताइए, पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो आपको दिख रहा है, सीधे ही याद किए होंगे, तो विहग है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही फास्ट है आप सभी लोगों के लिए, लेकिन इसमें क्या समझाऊं मैं। नेक्स्ट है जटिल का विलोम शब्द होगा, जटिल का विलोम क्या होगा, सरल होगा। अभी इसी का उल्टा जो क्वेश्चन इसी सेट में स्टार्टिंग में था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो जो देने योग्य है वो है देय, ठीक है, देय। अब गेय क्या होता है, अब मैं बता रहा हूँ, ये जो गाने योग्य है वो गेय है, जो पीने योग्य है वो है पेय। दान तो आप सभी लोग जान ही रहे, जो वस्तु दी गई है। नेक्स्ट है दीन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ, दीन दीन जो है इस शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। देखिए पहले वाला अगर आप एक एक पकड़ें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस, ठीक है, दिवस यानी ऑप्शनल ए, ये पहले ही आप पकड़ लिए कि ऑप्शनल ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दिवस तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, और इस दिन का अर्थ जो है गरीब होता है, मतलब आप दीन नहीं सुने होंगे कि दीनहीन अवस्था में पढ़ा था, तो दीन अवस्था में यानी गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, कौन सा शब्द है जो कि अनेक उसके अर्थ होंगे बताइए, अनेकार्थक शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अंबर जो है ये अनेकार्थक शब्द आपका हो जाएगा, अंबर जो है वो आपका अनेकार्थक शब्द है, जिसका आकाश हो जाएगा, वस्त्र हो जाता है, बादल भी हो जाता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है बताइए। यहाँ पर अगर वर्तनी की दृष्टि से देखें, सिर्फ परीक्षा जो है ना ये बिल्कुल सही है, इसमें बड़ी मतलब बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर जो है बड़ी री हो जाए, मतलब ई की मात्रा बड़ा हो जाएगा, प्राण में ऐसे अड़ा रहता है, तो ये सब गड़बड़ है। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, मतलब अब आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर प्रामाणिक जो लिखा हुआ ना ये प्रामाणिक होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है बताइए। तो अधिकरण कारक का परसर्ग जो होता है वो पर होता है, मैं छत पर मतलब रमेश छत पर है, कुछ भी ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी आपका जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग जो है ठीक है, पुल्लिंग जो है यहाँ पर सी। तो देखिए दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं इस सेट में, 18 नंबर हिंदी का ये सेट था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा, साथ ही साथ ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है।
साथ ही साथ आप अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमको पता चलता रहे कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और ऐसे ही हम कंटिन्यू आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।